हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर भारत इजराइल रणनीतिक संबंधों और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर चर्चा की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गाजा समेत पूरे क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि रूसी तेल खरीद को लेकर वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं, जिस पर राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से बीजेपी नेता को जोड़ने वाले सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। यह अंतरिम आदेश बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम की मानहानि याचिका पर उर्मिला सनावर और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी समेत अन्य के खिलाफ जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र प्रताप के कमीशनिंग को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि समुद्र प्रताप देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है और आत्मनिर्भरता के विजन को नई ताकत देता है, जिससे भारत का सुरक्षा तंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नाम की वर्तनी में हुई गलती के मामले में एसआईआर सुनवाई में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम से जुड़ी छोटी तकनीकी त्रुटियां किसी की सुनवाई प्रक्रिया या मतदाता अधिकारों को प्रभावित नहीं करती। भारत की प्रतिस्पर्धा नियामक संस्था ने स्टील सेक्टर से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल पर प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के आरोप पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन कंपनियों को वित्त वर्ष 2016 से 2023 तक के ऑडिटेड वित्तीय विवरण जमा करने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग को भारत का बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और लग्जमबर्ग के बीच फिनटेक, अंतरिक्ष, डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। जयशंकर के मुताबिक इन उभरते क्षेत्रों में साझेदारी से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे तथा नई तकनीकी पहल को बढ़ावा मिलेगा। ईडी ने भारत की ऊर्जा नीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी फंड के संभावित दुरुपयोग का खुलासा किया है। इस मामले में ईडी ने एनसीआर में एसएसपीएल से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यूएई दौरे के दौरान आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति और भारत यूएई रक्षा सहयोग पर जोर दिया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने यूएई नेशनल डिफेंस कॉलेज के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नई तकनीक, संयुक्त प्रशिक्षण और रणनीतिक साझेदारी आज के सुरक्षा माहौल में बेहद अहम है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शास्त्रीय भाषा केंद्र द्वारा विकसित 55 साहित्यिक कृतियों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत की भाषाई विरासत को शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक गौरव के केंद्र में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए निर्णायक दौरे पर ब्रुसेल्स जाएंगे। यह दौरा भारत ईयू शिखर सम्मेलन से पहले हो रहा है, जब यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता गणतंत्र दिवस पर भारत आने वाले हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लफ्ज जिहाद का मुद्दा केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज से जुड़ा गंभीर विषय है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची से विदेशियों को बाहर रखना उसका संवैधानिक कर्तव्य है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि एसआईआर को समानांतर एनआरसी कहना महज बयानबाजी है, क्योंकि एनआरसी में सभी नागरिक शामिल होते हैं, जबकि मतदाता सूची में केवल 18 वर्ष से ऊपर स्वस्थ मस्तिष्क वाले पात्र नागरिकों के नाम दर्ज होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मदुरै के तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ियों पर दीपम अनुष्ठान की अनुमति देने वाले तमिलनाडु हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश का स्वागत किया है। बीजेपी ने इस फैसले के बाद डीएमके और उसके सहयोगी दलों पर सनातन धर्म पर हमला करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को जवाब दाखिल करने के लिए 7 फरवरी तक का समय दिया है।
यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें इस आरोप की जांच से इनकार किया गया था कि सोनिया गांधी को 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार महेश लंगा को मिली अंतरिम जमानत जारी रखने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई करीब 3 महीने में पूरी होने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तक तेल सौंपेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना को अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस रिट तत्काल लागू करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने पर चर्चा कर रहे हैं और अमेरिकी सैन्य विकल्प को भी नकारा नहीं गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है, जबकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की मांग की है। वेनेजुएला की नई नेता डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि देश किसी भी विदेशी शक्ति द्वारा नहीं चलाया जा रहा है और वे राष्ट्रीय संप्रभुता बनी रहेगी। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ सहयोग पर मिश्रित संकेत दिए हैं, कभी सहयोग की बात कही है और कभी खड़े होकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। अमेरिका ने वीजा नियम सख्त करते हुए उन देशों की सूची लगभग 3 गुना बढ़ा दी है जिनके नागरिकों को वीजा के लिए $15,000 तक की सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करनी होगी। इस फैसले से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के 38 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा लेना महंगा हो जाएगा। चुनाव से पहले युगांडा में सुरक्षा बलों पर विपक्ष के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। विरोधी नेता बॉबी वाइन राष्ट्रपति योवेरी म्यूसेवेनी को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने 1986 से सत्ता में बने रहने के लिए नियमों को बार बार बदलते हुए शासन किया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की स्थानीय इकाइयों को कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन करने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। यह चेतावनी अंबरनाथ और अकोट नगर परिषदों में कांग्रेस, अजित पवार गुट की NCP और AIMIM के साथ बने गठबंधनों के बाद आई है। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा पर गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्जिद के आसपास बने अवैध व्यावसायिक ढांचों के खिलाफ अदालत के निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि ICC भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर उनकी चिंताओं पर उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। बोर्ड के मुताबिक उन्होंने अपने मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध किया है। हालांकि इस मांग पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में लक्ष्य सेन का सामना आयुष शेट्टी से होगा। वहीं महिला एकल में PV सिंधु की टक्कर लिन गुएन से होगी। यह टूर्नामेंट अगस्त में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाली BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले खिलाड़ियों के लिए एक अहम ड्रेस रिहर्सल माना जा रहा है। अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली दंगों के एक और आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है। सलीम मलिक उर्फ मुन्ना, जो कथित एंटी CAA NRC बैठक के 11 आयोजकों और वक्ताओं में शामिल बताए जाते हैं, ने समानता के आधार पर जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पूर्व मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से जुड़े कथित ऑडियो क्लिप की पूरी रिकॉर्डिंग अदालत को सौंपी जाए। अदालत ने सरकार से कहा है कि ऑडियो क्लिप को त्वरित कार्रवाई और जांच रिपोर्ट के लिए NFSU को भेजा जाए और रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वन अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों से वन प्रबंधन के निजीकरण का रास्ता खुल गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इन बदलावों से वन भूमि को निजी संस्थाओं को लीज पर देने की प्रक्रिया आसान हो गई है, जिससे पर्यावरणीय शासन और भारत के वन प्रबंधन पर दीर्घकालिक नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को फांसी दे दी है। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक आरोपी की पहचान अली अर्देस्तानी के रूप में हुई है,
जिसने क्रिप्टो करेंसी के रूप में आर्थिक लाभ के बदले मोसाद अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई थी। ताइवान ने कहा है कि चीन के हालिया युद्धाभ्यास का मकसद ताइवान के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कमजोर करना है। ताइवान के अनुसार चीन ने जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास के तहत ताइवान की ओर दर्जनों रॉकेट दागे और द्वीप के आसपास बड़ी संख्या में युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को तैनात किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों की खरीद में संभावित रुचि जताई है। पाकिस्तान के अनुसार JF-17 थंडर एक बहुभूमिका लड़ाकू विमान है जिसे चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। दक्षिण कोरियाई नेता ली ने कहा है कि उन्होंने शी जिनपिंग से उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने का अनुरोध किया था। ली के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जवाब में कहा कि उत्तर कोरिया से संबंधित मामलों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है और इन विषयों को संयम के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।